की डिटेल्ड प्रीलिम्स के लिए भी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मेरी अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, तो आप वो भी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। दिस टाइम आई स्कोर्ड 132 इन प्रीलिम्स, तो मैंने प्रॉपरली 3 महीने अच्छे से टारगेटेड पढ़ाई की थी फॉर प्रीलिम्स, तो आप उसको देख लीजिए। अभी मैं थोड़ा मेन स्पेसिफिक ज्यादा बता देती हूँ। तो देन कम्स द मेंस। तो मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक तो तुम्हारा जो बेसिक कंटेंट प्रिपेयर्ड है वो हमारा, क्योंकि हमने प्रीलिम्स क्लियर करा है और हम 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास एक बेसिक मैटर तो होता है। बट अब उसको मेंस इज ऑल अबाउट हाउ डू वी अप्लाई दैट कंटेंट इन आवर आंसर्स, सो दैट इज मेनली आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। तो उसमें अपना मेनली मेजर क्या होता है कि एक तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो। तो जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं GS3 की एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज साइंस एंड टेक पूछ रहे हैं, तो मैंने एक थोड़ी सी अप्रोच सोच ली थी कि अगर जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो मैं किस तरह से उसकी इंट्रोडक्शन दूंगी। कि एक अगर मैं साइंस एंड टेक है तो मैंने सोचा था कि या तो मैं उसको कंसेप्ट बता दूंगी कि उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज दिस, या उन्होंने किसी टेक्नोलॉजी में पूछ लिया तो पहले मैं उसकी डेफिनेशन दूंगी कि दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, का मतलब है अप्लाइंग दैट टेक्नोलॉजी इन द बायोलॉजिकल मेडिसिन। एग्जाम्पल कोई भी वैक्सीन बन रही है कुछ भी, तो साथ में एग्जाम्पल दो कंसेप्ट के। अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो मैं उसकी इंट्रो मोस्टली फैक्ट बेस्ड देती थी कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग दिस इज द डेटा। अगर वो पूछते हैं कोई मिल्क पे क्वेश्चन है तो मैं उसकी इंट्रो दूंगी कि इंडिया प्रोड्यूसेस 23% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, ब्रैकेट में इकोनॉमिक सर्वे 2022। तो जितना हम उसको इंट्रो को बहुत स्पेसिफिक लिखेंगे, सिर्फ 1-2 लाइन की इंट्रो लिखनी है, दैट विल बी इनफ। एनवायरमेंट है तो मैं उसकी मोस्टली रिपोर्ट लिखती थी कि अकॉर्डिंग टू IPCC रिपोर्ट ये डाटा है, इतना ओशन राइज कर गया है। तो और बहुत स्पेसिफिक पढ़ो, एक्स्ट्रा नहीं। तुम अपने एनवायरमेंट के 2 पेज के नोट्स बनाओ कि मेरे पास ये 2 रिपोर्ट्स हैं, ये मेरे पास 2 कंक्लूजन है, मुझे यही अपने फाइनल आंसर्स में डालना है। ये मत कि पूरी पूरी 100 पेजों की बुक नहीं पढ़ सकते तुम मेंस के टाइम पे एनवायरमेंट की, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस कवर करना है। तो एक बेसिक हमें इंट्रो, देन व्हाट इज आस्क्ड, जो भी पूछा है उसकी एक सब हेडिंग दो। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो दे मोस्टली विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस इन दैट। तो उस फर्स्ट क्वेश्चन का पहले तुम हेडिंग दो कि व्हाट एवर इज द क्वेश्चन, उसके 4 वर्ड्स की सब हेडिंग दी, एंड देन स्टार्ट राइटिंग इन पॉइंट्स। तो उसके हमें, अगर हमने 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको डिवाइड करो इक्वली कि हमारा वो 3 पेज पे आए। फर्स्ट पेज पे इंट्रो की 2 या 3 लाइंस, देन जो फर्स्ट सब पार्ट है उसकी हेडिंग, एंड उसके एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट्स दो। देन सेकंड सब हेडिंग देंगे और उसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। थर्ड वाले को मैं थोड़ा कई बार क्या करती थी कि सेकंड या थर्ड में से किसी को तुम फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख दो या ऐसे करके लिख दो, तो उससे थोड़ा डाइवर्स लगता है, ऐसे मोनोटोनस नहीं लगेगा एक आंसर तुम्हारा। तो तुमने और उससे थोड़ी स्पेस भी बचेगी। ऐसे हमने 5-6 पॉइंट्स लिख दिए, एंड देन कंक्लूजन जो हमें देना है, हल्का सा मैं उसमें वे फॉरवर्ड एक या 2 पॉइंट्स देती थी, क्योंकि कई बार वो पूछते हैं कि मैंने यहाँ पे इश्यूज लिख दिए, तो तुम उसको नेगेटिव टोन पे नहीं खत्म करना चाहोगे कि इंडिया में तो ये इश्यूज हैं टेक्नोलॉजी के, तो तुम इश्यूज के बाद 1-2 वे फॉरवर्ड जरूर दो ताकि उनको लगे कि दिस पर्सन हैज सम पॉजिटिव अप्रोच। तो वे फॉरवर्ड देके देन राइट वन कंक्लूजन, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए कि बाय डूइंग दिस एंड दिस, मतलब हम ये करने से दिस विल हैपन एंड इंडिया विल बिकम दिस, या ये टेक्नोलॉजी हैपन होगी, इतना वर्ल्ड में इंडिया का ये रोल हो जाएगा इन दिस टाइम। तो दिस शोज कि हमारी एक पॉजिटिव आउटलुक है, हम इंडिया को नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में बहुत ही अच्छा ग्रो करते हुए देखना चाह रहे हैं बाय दीज थिंग्स। तो हमेशा मैं जब भी, जैसे भी मुझे बहुत ही कॉपीज भी आती है कि मैम चेक कर दो हमारी, तो मैं उसमें ये देखती हूँ कि कंक्लूजन बहुत ही नॉर्मल लिखा होता है उन्होंने कि बस कंप्लीट करने के सेक पे, तो वो मत करो। हमेशा एक पॉजिटिव एंगल दो उसको कि जितनी मर्जी उन्होंने गंदी प्रॉब्लम लिखी है, बट तुम एंड में पॉजिटिव ही लिखो कि बाय डूइंग दिस कोई भी 2 वे फॉरवर्ड देके कि इंडिया इसको भी टैकल कर लेगा। तुम्हें हमेशा यही लिखना, चाहे तुम अंदर से होपलेस हो बट पेपर में यही दिखाना है कि नहीं हम इस चीज को टैकल करेंगे। अब कमिंग ऑन दिस कि सब पार्ट्स को कैसे हैंडल करना है, तो जो भी हमने पॉइंट लिखा है ना उसको हम जितना सब्सटैंशिएट करेंगे, जितना हम उस आंसर को ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उतना हेल्प होगा। जैसे हम कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको हम फैक्ट के साथ, हमें कोई उसकी एग्जांपल पता है कि इंडिया ने निकाला है, सपोज हम बोल रहे हैं कि अब और ऑथेंटिसिटी आ रही है, हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, हम बोलेंगे कि और ऑथेंटिसिटी आ रही है साइबर अटैक्स में, तो हम एग्जांपल दे देंगे कि जैसे आरबीआई ने निकाला है चिप वाला सिस्टम ऑन द कार्ड, तो बस यहाँ पे लिख दे एग्जांपल आरबीआई चिप सिस्टम। तो उससे हमने बड़ा स्पेसिफिक, आरबीआई तुम गवर्नमेंट की एग्जांपल डाल रहे हो ना, तो वो तो सोने पे सुहागा है, तुम गवर्नमेंट की स्कीम डाल रहे हो कोई साथ में कि अभी इंडिया ने ये किया है, स्कीम निकाली है, आरबीआई ने ये किया है,
ये फैक्ट है कि अभी हमारी हमने लिख दिया कि डिजिटल पेमेंट्स बहुत ग्रो कर गई, तो उसको ग्राफ पे दिखाओ कि डिजिटल पेमेंट्स लास्ट 10 ईयर में ऐसे शूट अप की है। तो अगर हम उसको ऐसे ग्राफ में दिखाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। मैंने 2 मेंस दिए, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ये, तो मैंने पिछले मेंस में मेरी यही थोड़ी सी गलती रही थी कि मैंने इतने ग्राफ पाई चार्ट्स वगैरह नहीं बनाए थे, तो मेरे को थोड़ा इनहांस ही करने थे अपने 5-7 नंबर। तो मैंने उसमें फिर इस बार बहुत ऑब्जेक्टिविटी डाली, फैक्ट, एग्जांपल, स्कीम्स, ग्राफ डाले, मैंने कुछ कुछ पाई चार्ट्स डाले कि इंडिया की प्रोडक्शन ऐसे है, इतना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये जब भी मैं प्रिपेयर करते हो तुम आंसर्स अपने, तो उस टाइम पे सोचते रहो कि सपोज तुमने डिजिटल पेमेंट पहले मैं लिख दूंगी कि इतने परसेंट है, बट अभी मेरी अप्रोच क्या हो गई थी कि मैं ये कंपेयर दिखाऊंगी, उनको कंपैरिजन दिखाओ कि 10 साल में कितना ग्रो किया है, वो ग्राफ के फॉर्म में दिखाओ और साथ में डाल दो कि इकोनॉमिक सर्वे। तो उससे तुम्हें उनको ये भी पता चलेगा इसने ऑथेंटिक डेटा डाला है, ऐसे कुछ भी हवा में नहीं लिख रही है। तो पाई चार्ट भी, जैसे मैंने एग्रीकल्चर है तो मैंने एग्रीकल्चर के पाई चार्ट प्रिपेयर कर लिए थे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के, कि इतने परसेंट शीप है, गोट है, वो सब इकोनॉमिक सर्वे का जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है ना, उसमें से ये सारा डेटा निकल जाता है। तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए इकोनॉमिक सर्वे का डेटा और एग्रीकल्चर का वो चैप्टर अच्छे से किया था, उससे मोस्टली तुम्हारा इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर का डेटा वगैरह कैप्चर हो जाएगा। और बाकी फिर जो भी कंपाइलेशंस आती है मेंस की, मेंस 365 आती है, उसमें से यू नीड टू गैदर अ स्पेसिफिक कंटेंट, वो हमारा आएगा जितना हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे। तो अगर हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये वो आरबीआई के बारे में पूछ लेते हैं, फिर डिजिटल पेमेंट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस रिलेटेड फिर डेटा अपना इकट्ठा कर लो। और हमें पता है कि क्रिप्टो करेंसी पे थोड़ा पूछते हैं वो, तो क्रिप्टो करेंसी का अगर मेंस में है वो पेज, तो उसमें से उसका डाटा निकाल लो कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी। तो वो आप उस तो वो वैसे में स्मार्ट वर्क आ जाता है काम। वी कैन नॉट रीड पूरी जो कंपाइलेशन 200 पेज इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन के लिए 200 पेज नहीं पढ़ सकते। वी हैव टू एनालाइज कि किस एरिया से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस हिसाब से हमें अगर 5 है, 5 में से हम 2 या 3 में भी ऐसा कोई सब्सटैंशिएट कर रहे हैं तो वो बहुत बेटर रहेगा। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, जो भी क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। इवन इसमें भी हम जैसे पॉइंट लिखते हैं ना, मैं पॉइंट लिखती थी, फिर मैं साथ में एग्जांपल भी डालती थी डब्बे में, ताकि उनको दिखे कि इसने इसमें भी सब्सटैंशिएट किया है। तो मेंस की जो जीएस 1 to 3 है, वो सारा गेम ही पूरा सब्सटैंशिएशन का है कि जितना तुम आंसर में अपनी ऑब्जेक्टिविटी डालोगे, मतलब समझ आना चाहिए कि यार तुम हवा में बात नहीं कर रहे हो। जैसे जीएस 1 में अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में हमें रिसेंट वो पता होने चाहिए कि अगर सुनामी पे लिख रहे हैं कि कब आई लेटेस्ट सुनामी, एग्जाम्पल डालो। ज्योग्राफी में लोकेशंस के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो किस में किस चीज के एग्जाम्पल्स डालने वो इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी में लोकेशन दिखाओ कि यहाँ पे हुआ है, लोकेशन एग्जाम्पल्स डालो लोकेशंस के कि कहाँ पर क्या हुआ है। अगर वो पूछ रहे हैं कि वो टाइड्स जो ओशन करंट्स हैं, हॉट और कोल्ड मर्ज करते हैं, तो वहां पे लोकेशन दिखा दो, न्यू फाउंडलैंड कनाडा यहाँ पे करता है। तो थोड़ा सा मैप में एक बेसिक से डायग्राम बनाओ, तो वो ज्योग्राफी हो गया। इवन हिस्ट्री में सब्सटैंशिएट करो, जैसे कि उन्होंने कोई विमेन का क्वेश्चन है, तो विमेन वाले क्वेश्चन में भी डालो कि लॉयर्स हमारी ये थी, हमारे सरोजिनी नायडू ने ये किया, तो सब्सटैंशिएट विद हिस्ट्री के एग्जांपल्स। तो मतलब ये मत पूछो कि हम तो सिर्फ करंट में ही सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, नहीं, ज्योग्राफी हिस्ट्री तो स्टैटिक है, उसमें भी सब्सटैंशिएट करो इन सब चीजों के साथ। तो उससे मैंने इस बार 20 नंबर जीएस 1 में इंप्रूव किया इन सब चीजों से। सोसाइटी में भी बहुत सारी एग्जांपल्स काम आती हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं गूगल पे लिख लेती थी। उस पे क्या होता है, काफी सारे इंस्टीट्यूट के वो आंसर्स आ जाते हैं, तो तुम्हें जो भी वो आंसर अच्छा लग रहा है, जिसमें से तुम्हें कोई एग्जांपल फैक्ट अच्छा लग रहा है, मैं वो अपने नोट्स में डाल लेती थी। तो वो मेरी जीएस 1 के लिए वैसी टेक्निक रहती थी। और जीएस 2 में भी जो मेंस 365 के फैक्ट्स, जैसे पार्लियामेंट पे फैक्ट्स हैं, जुडिशरी पे फैक्ट्स है, वो सब हमें पता होने चाहिए कि इतने जजेस हैं, वुमेन जजेस की ये परसेंटेज है, और पार्लियामेंट में इतने वर्किंग आवर्स हैं, इतना लैकिंग है, जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं। देन यू हैव टू नो द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि उससे हमारी मोस्टली मेरी पॉलिटी की इंट्रोडक्शन आर्टिकल से होती थी। एंड सिर्फ इंट्रो में ही नहीं, इवन अगर हम इसमें भी कुछ पॉइंट डाल रहे हैं पॉलिटी का, तो सब्सटैंशिएटेड विद आर्टिकल की इस आर्टिकल में लिखा है। जितना हमें ज्यादा आर्टिकल्स, फैक्ट्स, उसमें भी एग्जांपल्स पता होंगी, वो हमारे आंसर्स में आएगी। आईआर के लिए हमें मोस्टली फैक्ट वगैरह डालना, एग्जांपल्स डालने की, इंडिया का ये पैक्ट हुआ, ये हमारा भी साइन हुआ। देन यू हैव टू मेक द मैप। आईआर के अंदर हर क्वेश्चन में दिमाग में बिठा लेना कि मैप तो बनाना ही बनाना है। इफ यू नो और क्वाड है, तो क्वाड के भी वो अपना पूरा वर्ल्ड मैप बना के वो दिखा दो कि ऐसे ऐसे क्वाड बनेगा, मतलब जो भी उसके डायग्राम में। तो हमेशा
मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है, बट तुम्हें फिर भी दिखा दो कि देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यूएस ये वो, तो ऐसे हमारा आईआर टैकल होता है। देन अगर कम्स अब जीएस 3 की बात कर लेते हैं, बिकॉज उसमें मैंने काफी इस बार अच्छा स्कोर किया है। तो जीएस 3 में भी जैसे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा फॉर द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैंने बताया कि जो जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे डेटा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डिजिटल पेमेंट्स, आरबीआई के इनिशिएटिव्स, देन क्रिप्टो करेंसी, बैंकिंग पे कुछ कुछ चीजें, तो वो सब डेटा आप कलेक्ट कीजिए। एंड हमारा ट्रेड कितना चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे डेटा, पीरियोडिक लेबर फोर्स वाले डेटा, वो सब आप कंपाइल कीजिए एंड उसको ही हमें विद टाइम उसके सब्सटेंशिएट करना है। एंड देन जो भी इकोनॉमिक्स में रिसेंट स्कीम्स आ रही है, लाइक पीएम गति शक्ति प्लान है, और ऐसा जो बहुत ही मेजर स्कीम्स है, वो सब हमें प्रिपेयर करनी है। बजट के अंदर कौन सी न्यू स्कीम्स आई हैं, वो 4-5 स्कीम्स लॉन्च होती है हर साल के बजट में, वो स्कीम जरूर अपना नोट डाउन करना चाहिए। देन कम्स द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में मेरा ये था कि एक तो मुझे एग्रीकल्चर में मैप बनाना है, तो जो भी उन्होंने पूछ लिया, सपोज कि ये क्रॉप किस रीजन में, या क्रॉप का क्लाइमेटिक कंडीशंस या कुछ बताओ, तो वो क्रॉप इंडिया का मैप बना के दिखाओ कि हाँ यहाँ यहाँ ग्रो हो रही है। तो उसका कोई मतलब दिस इज ओनली वैल्यू एड ही हो रहा है तुम्हारा, और इसको इतना बड़ा भी नहीं बनाना कि पूरा पेज हो जाए, बट हाँ थोड़ा अपना पेज पे इतनी डायग्राम बनाओ ताकि तुम्हारी जगह भी यूज हो जाए एंड लगे कि उसने कुछ एक्स्ट्रा किया है। और इवन इन आर्ट एंड कल्चर जो है ना, आर्ट एंड कल्चर में वो पूछ लेते हैं कि ये किंगडम कहाँ का है, विजयनगर है, तो मैंने विजयनगर लिख के भी मैप में दिखाया है कि विजयनगर यहाँ यहाँ करता था। तो जितना तुम उसको दिखाओगे इमेज में कि मैप में, वो उतना ही बेटर रहेगा। हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, ज्योग्राफी, आईआर, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब में मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल सिक्योरिटी में जो भी इश्यूज है, उसको जैसे नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज पूछ लिए उन्होंने, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का बना दे कि दिस इज नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इश्यूज क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट बना के उस पर दिखाओ इश्यूज कि ऐसे यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे इंटरनल बना के टैग करके दिखा दो कि यहाँ पे स्मगलिंग इश्यूज हैं, या बोडो वाले कॉन्फ्लिक्ट्स है, एथनिक इश्यूज है, हल्का सा मैप पे ही शो करो ताकि, और अलग से पॉइंट्स पे लिख दो फटाफट, बट वो बंदा क्या करेगा, मैप पे तुम्हारा ज्यादा देखेगा। ये नहीं दिखाना कि दिस इज नॉर्थ ईस्ट, सबको पता है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, बट थोड़ा उसको डायग्रामेटिकली दिखाओ, या गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, ऐसे बनाओ कि जो भी ऐसे टर्म्स हैं जो कि हाईलाइट होती हैं, उन टर्म्स को मैप के ऊपर दिखाओ। तो वो दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी। और बाकी इंटरनल सिक्योरिटी में भी वो सब काम आता है अपने, मैप्स हैं, पाई चार्ट्स है, मैप्स उसके ग्राफ किसके काम आते हैं कि रेड स्पॉट एरियाज है, नक्सलिज्म है, वो कितना कम हुआ, तो हम अभी लिख देंगे कि इतना अभी इतने इंसिडेंट्स हैं, उससे हमें कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा, बताओ कि इतने इंसिडेंट्स अब कम हो गए हैं, या फिर उसमें इंडिया के मैप पे दिखाओ कि बस इतना सा एरिया रेड स्पॉट एरिया रह गया है विच हैज डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। तो थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाओ कि हमने कितना ग्रो किया है विद टाइम। तो इंटरनल सिक्योरिटी में यही, और मैंने अपने जो ये वैल्यू एडिशन वाले नोट्स हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हुए हैं, तो आप उसमें कुछ कुछ जैसे ग्राफ, पाई चार्ट, क्या कोट्स हैं, तो अगर अभी टाइम कम है क्योंकि, तो आप उसमें से भी कुछ कुछ उठा लेना। तो डॉक्टर अंजलि गर्ग आईएएस के नाम पे चैनल है, उस पे जीएस 1 2 3 4 सबके ही मैंने अपने वैल्यू एडिशन नोट्स डाले हुए हैं। एंड देन कम्स इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर में मैंने बताया। नेक्स्ट कम्स द एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कि जैसे इस बार क्वेश्चन आया था जेम्स वेब टेलीस्कोप का, कि व्हाट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब वो 15 नंबर क्वेश्चन था, काफी लोगों को उसके स्पेसिफिक आते नहीं थे। नाउ यू हैव टू फिल द पेजेस। अब वो पेजेस कैसे फिल करने हैं, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में पहले तो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है मैंने लिख दिया कि ये टेलीस्कोप है और जो ऐसे यूनिवर्स में या लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करेगा। फिर मैंने उसका, मुझे ये ध्यान था तुम्हें स्मार्ट वर्क कैसे करना है, मेरे को ये पता था कि वो L2 पर है, L2 लग्रांजे पॉइंट, तो मैंने वो पूरी डायग्राम बना दी, सन, अर्थ, L1 L2 L3 L4, और उसकी लोकेशन दिखा दी, दिस इज ऑन दिस लोकेशन। और फिर तुम्हें हल्का सा अगर इमेजिन है कि वो टेलीस्कोप कैसा है, वो डायग्राम बना के दिखा दो कि दिस हैज, मेरे को ये आता है कि 6.5 मीटर का उसका डायमीटर है, विच इज द लार्जेस्ट डायमीटर अभी तक का। तो मैंने वो लिख दिया, उससे मेरी 2 डायग्राम्स डल गई ना उसके अंदर, और बंदे को लगा कि यार इसको ये पता है, तो वो हो गया। फिर मैंने 4-5 इसके फीचर्स लिख दिए कि वो इंफ्रारेड रेंज में काम करता है, विच इज अ डिफरेंस फ्रॉम द हबल टेलीस्कोप, और ऐसे 5 पॉइंट्स, बस मुझे उसका इतना ही आता था।
तो ये मैंने 1.5 पेज पे किया, फिर नेक्स्ट पेज की उसकी इंपॉर्टेंस बताई, वो अपने दिमाग से सब कुछ बता दो कि उसने यूनिवर्स में ये फाइंड किया, वो ब्लैक होल्स पे स्टडी कर लेगा, वो बिग बैंग थ्योरी पे हेल्प कर देगा हमें, वो ये प्लैनेट्स पे हेल्प कर देगा, जितना तुम्हें दिमाग में आता है ना फिल इट, और एग्जांपल डाल दो कि अभी लेटेस्ट नासा की फोटो वाज रिलीज्ड ऐसे, तो अपनी कॉमन सेंस अप्लाई कर दो कंक्लूजन में कि इससे क्या होगा, इंडिया विल फर्दर एंड इट विल हेल्प द वर्ल्ड टू फर्दर स्टडी द यूनिवर्स एंड इट विल हेल्प इन ये ऐसे करके एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड हो गया। तो उससे क्या, तुमने मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट पता थे उससे, बट मेरा 15 नंबर का आंसर बन गया। तो इस तरह से हमें वो करना है। तो साइंस एंड टेक में मैंने कुछ कुछ डायग्राम्स प्रिपेयर कर ली थी कि जैसे दिमाग मतलब सोच लिया था बस कि ऐसे आता तो मैं ऐसे बना दूंगी, अगर ऑप्टिकल केबल पे भी आ रहा है तो वो दिखा दो ना ऑप्टिकल फाइबर की डायग्राम, तो मैं मना थोड़ी कर रहे हैं, वो अगर सैटेलाइट वाला है स्काई स्टार इनिशिएटिव, तो वो सैटेलाइट बना दो पूरी डायग्राम। तो इससे बिल्कुल सिंपल डायग्राम्स बनानी है, बट साइंस एंड टेक में ट्राई कि तुम एक आधी डायग्राम बना दो पेपर में। वैक्सीन है तो दिखा दो, इन थोड़े थोड़े इंजेक्शन बना के दिखा दो कि एक बंदा बना दिया तुमने, बंदे पे बहुत ही इजी डायग्राम चलेगी और ऐसे अपना दिखा दिया कि इंजेक्शन लग रहा है कुछ, मतलब बहुत दे वांट वेरी बेसिक डायग्राम्स, बट अगर तुम उसको डालोगे तो हल्का तुम्हें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देगा। देन साइंस एंड टेक में फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, सपोज इसरो का पूछ रहे हैं तो वी शुड नो कि इसरो का ग्लोबल वर्ल्ड में क्या रैंक है, कि इट इज द 5th लार्जेस्ट है, इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री कौन से नंबर पे है वो पता होना चाहिए। देन एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है कि अगर वैक्सीन है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कोविशील्ड पे कौन सा उस पर टेक्नोलॉजी कौन सी है, कोवैक्सीन पे कौन सी है, तो ऐसे एग्जांपल्स दो। सो एग्जांपल्स, फैक्ट्स, डायग्राम्स। कंक्लूजन में मैंने क्या किया था कि कुछ कुछ ना मोदी जी की स्पेसिफिक लाइंस मैंने सर्च कर लेती थी मैं नेट पे कि उनकी क्या लाइंस है, तो उन्होंने जैसे बोला था कि टेक्नोलॉजी इज लोकल, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कोट्स थे उनके, तो बैक टू बेसिक्स बट मार्च टू फ्यूचर, ऐसा सा करके था, तो कुछ कुछ ऐसे टैगलाइंस प्रिपेयर कर ली थी मैंने विच कैन बी यूज्ड इन माय कंक्लूजन्स। तो वो क्योंकि वो मोदी जी की लाइंस है, वो इंडिया में चल रही है, तो अगर तुम उसको आंसर में लिखोगे तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि इन दिस अमृत काल इंडिया विल अचीव विद दिस, तो ऐसे अमृत काल वर्ड डालो। एनवायरमेंट में मेरा फोकस रहता था कि इंट्रो आई यूज्ड टू गिव विद अ रिपोर्ट कि ग्रीन पीस का ये जो रिपोर्ट है या आईपीसीसी की रिपोर्ट है या ओशन एंड क्रायोस्फीयर रिपोर्ट है, उसमें सी लेवल राइज इतना हो गया है, या आईपीसीसी का मैंने ग्लोबल वार्मिंग में क्वेश्चन आया था तो मैंने उस पर डाल दिया था कि आईपीसीसी के अकॉर्डिंग अभी 1.2 राइज कर रहा है डिग्री, फिर 1.5 और 2 कर जाएगा 2100 2050 ऐसे करके, और लिख दिया आईपीसी। तो उससे मैंने उसी मैटर को ग्राफ में शो कर दिया। बेसिकली उसी मैटर को तुम अगर स्मार्टली यूज करोगे तो दैट हेल्प्स। तो ये किया। एनवायरमेंट में भी तुम क्या, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की पूछी है तो अपनी आसपास की बता दो कि देखो क्रॉप्स में वीट की प्रोडक्शन इतनी यील्ड कम हो गई इंडिया के अंदर, अभी फ्लड्स आए हिमाचल में, अभी रिसेंट डालो कि देखो हिमाचल में इतनी फ्लडिंग आई, दिस इज ऑल क्लाइमेट चेंज। देन यूरोप की एग्जांपल्स, ग्लोबल एग्जांपल्स, जो तुम्हारा एसए का मैटर है वो सब तुम्हारा जीएस3 में भी काम आ जाता है एंड वाइस वर्सा। देन मोस्टली मेरे जो कंक्लूजन होते थे इन्वायरमेंट के कंक्लूजन में 2-3 प्रिपेयर कर लिए थे कि एक तो जैसे प्रो प्लैनेट पीपल, कि कहीं मेरा आ जाए तो प्रो प्लैनेट पीपल को मैं 3P ऐसे डाल दूंगी, ऐसे ये ट्रायंगल सा बना के कि प्रो प्लैनेट पीपल, कि हमें एज मोदी जी सेज कि हमें अपने प्लैनेट की तरफ वर्क करना है। फिर ये वो लाइफस्टाइल कैंपेन है, फिर मैं डालती थी कि बाय डूइंग दिस एंड दिस इंडिया विल अचीव द पंचामृत गोल ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070। तो ये मैंने पंचामृत वर्ड, प्रो प्लैनेट पीपल, लाइफस्टाइल कैंपेन, ये जरूर डालना है अपने कंक्लूजन्स में कहीं कहीं। तो जितना तुम ये थोड़ा प्री अपना माइंड बना के रखोगे ना कि मेरे को ये जरूर इंट्रो में देना है, तो वहां बहुत टाइम बचेगा। मुझे पता होता था कि इन्वायरमेंट में क्वेश्चन है, आई हैव टू गिव द आईपीसीसी रिपोर्ट, आई हैव टू गिव द कंक्लूजन बाय राइटिंग दीज वर्ड्स, तो बहुत टाइम बचता है सीरियसली। अगर तुम्हें वो आंसर 10 मिनट्स में लिखना है 15 नंबर वाला, उतने में लिखा जाएगा क्योंकि तुम्हारे इंट्रोस कंक्लूजन तुम्हारे फ्रेमवर्क्स दिमाग में है। देन और कौन सा, जीएस3 में इंटरनल सिक्योरिटी में भी कुछ कुछ यही फैक्ट्स, डायग्राम्स, कंक्लूजन थोड़े प्रिपेयर करके रखो कि कंक्लूजन में कोट था कि बाय पीस हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं, मोदी जी का कोट था, आई हैव वो मेरे नोट्स में है, आई शेयर। तो वो हो गया। देन जीएस3 में और कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, हाँ डिजास्टर। हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, 2 क्वेश्चंस आने हैं उसमें से।
तो उसमें भी मैंने बहुत ही स्पेसिफिक मैटर कैसे प्रिपेयर किया था। एक तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, जो भी लास्ट ईयर पूछे हैं वो डिजास्टर इस बार ही नहीं आएंगे, तो तुम उसको हल्का सा कम प्रिपेयर कर सकते हो। बट अब जो तुम्हारी मेंस की टेस्ट सीरीज में बारी बारी पूछ रहे हैं ना, वो जरूर आएगा। तो जैसे उस टाइम पे बहुत कॉमन था क्लाउड बर्स्ट, तो मैंने अब प्रिपेयर कर लिया। क्लाउड बर्स्ट मुझे लग रहा था आएगा, तो मैंने क्लाउड बर्स्ट प्रिपेयर कैसे किया, एक तो मैंने उसकी डेफिनेशन क्या है ना, कुछ कुछ डिजास्टर्स की बहुत स्पेसिफिक है। क्लाउड बर्स्ट की भी एक डेफिनेशन है कि मोर देन इतने mm की रेनफॉल इन विद इन दिस 1 किलोमीटर एरिया हो रही है IMD की, तो उसकी डेफिनेशन लिखो पहले। तो क्या हीट वेव की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, क्लाउड बर्स्ट की स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू IMD दिस इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन। एंड देन डिजास्टर में भी हर डिजास्टर की डायग्राम प्रिपेयर करनी है। जैसे वो क्लाउड बर्स्ट की एक वो बहुत ही फेमस ही डायग्राम है कि ऐसे माउंटेन्स है कि ऐसे क्लाउड जा रहा है और वो यहाँ पे रेनफॉल दिखा दो। ये एक उसकी मेन 365 में स्पेसिफिक डायग्राम है क्लाउड बर्स्ट की। हीट डोम की डायग्राम प्रिपेयर कर लो, वो इंडिया के ऊपर ऐसे हीट डोम बन रहा है। लैंडस्लाइड में बेसिक डायग्राम प्रिपेयर करो कि ये ऐसे जो पेड़ वेड़ टूटते हुए दिखा दो। सुनामी में डायग्राम प्रिपेयर करनी है वही की वेव दिखानी है पूरी की वो खराब कर रहा है शोर को, और यहाँ पे उसका फोकस है जो ऐसे वेव्स जा रही है। ये मैंने सारी डायग्राम तुम गूगल पे डाल दो, जैसे लैंडस्लाइड की डायग्राम तो गूगल पे आ जाएगी, जो भी तुम्हें इजी लग रही है बनानी वो अपने उसमें कंटेंट में डाल लो। लैंडस्लाइड की, सुनामी, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक की वो आ जाती है, उसके जोन्स है ना, जोन 1 2 3 4 5, तो वो वाला मैप प्रिपेयर कर लेना कि जोन 1 2 3 4 5 क्या है। तो डेफिनेशन, डायग्राम्स, देन इनमें आ जाता है इंपॉर्टेंट तुम्हारा बेस्ट प्रैक्टिसेस। हर एक की एक तरह कोई बेस्ट प्रैक्टिस है। क्लाउड बर्स्ट की भी है, यूके की एग्जांपल है इसकी, उसकी है स्पॉन सिटीज इन चाइना। तो जब भी तुम्हारी फ्लडिंग की आ रही है डाल दो कि स्पॉन सिटी कॉन्सेप्ट हो सकता है हमारा। और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है नीति आयोग का, तो बेस्ट प्रैक्टिस डालिए न्यूजीलैंड वगैरह की। दीज ऑल आर इन माय नोट्स, आप उसमें देख सकते हो, मैंने अपलोड किया हुआ है वो। तो डिजास्टर की स्पेसिफिक बेस्ट प्रैक्टिसेस है हर एक डिजास्टर की, वो ऐड करनी है। देन वी हैव टू राइट कुछ कुछ स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड, क्योंकि इसके अंदर यही पूछता है कि स्टेप्स क्या ले हम। तो स्टेप्स में भी एक मेरा फ्रेमवर्क था कि पहले वो लिखो अपना कि मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, इमीडिएट एक्शन एंड देन रिहैबिलिटेशन। तो उसी हेडिंग्स में मैं वे फॉरवर्ड लिखती थी कि पहले हम प्रिपेयर्डनेस करेंगे, मिटिगेशन में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, और उसके अंदर फिर स्पेसिफिक, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो उड़ीसा में एक सतर्क ऐप है जो कि सबको मैसेज कर देती है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो मैं लिखती थी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लाइक उड़ीसा की सतर्क ऐप, तो तुमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिख दी। फिर एक था वो कि मित्राज, ये डिजास्टर मित्राज थे, तो वो मैं लिखती थी कि उसके अंदर हेल्प के अंदर, क्विक एक्शन के अंदर इन्वॉल्व डिजास्टर मित्राज फॉर दिस, लाइक इंडिया ने इसमें किया है। तो ऐसे करके तुम एक ही एग्जांपल को, मैंने सोच लिया था कि मैं सतर्क ऐप तो डालूंगी, तो मेरे दोनों डिजास्टर क्वेश्चन है तो मैंने उसमें सतर्क ऐप डाल दी कि सतर्क ऐप हेल्प करती है या ये डिजास्टर मित्राज हेल्प करते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक, मतलब क्योंकि रिहैब है वही सब 4-5 पॉइंट्स है। साइक्लोन में तुम्हें लिखना है स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, कि वो कर्व्ड बिल्डिंग्स होनी चाहिए, उसके अंदर अपना अर्थक्वेक के अंदर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स है जैसे गाइडलाइंस के अंदर, और ऐसे सब स्पेसिफिक कंटेंट है दैट वी हैव टू प्रिपेयर थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन से और टॉपर नोट्स से। फिर कंक्लूजन में भी एक वो लिख दो कि अकॉर्डिंग टू सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये दिस हैज द कैपेबिलिटी, हम टैकल कर लेंगे। और एक में मैं लिखती थी कि इंडिया का CDRI इनिशिएटिव विल हेल्प इंडिया इन टैकलिंग द फ्यूचर डिजास्टर्स। तो ये दो मेरे कंक्लूजन थे क्योंकि दो क्वेश्चन आने हैं। एक में मेरी एक डायग्राम प्रिपेयर थी वो कि मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी एंड रिहैब वाली, तो वो एक साइड पे तुम ऐसी डायग्राम बना दो। एक मैंने पाई चार्ट प्रिपेयर किया था कि इंडिया में डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसमें कि इतने फ्लड्स हैं, इतने अर्थक्वेक्स हैं, इतने साइक्लोन्स हैं। फिर तो मेरे को था कि मैं एक क्वेश्चन में ये दिखा दूंगी कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है। देन तुम उसके फैक्ट्स क्या कर सकते हो कि इंडिया में साइक्लोन प्रोन एरिया कितना है, इंडिया में फ्लड प्रोन एरिया कितना है, और कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो उससे तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लाइक बहुत अच्छा मैटर प्रिपेयर हो जाता है। एंड यू कैन, तुम्हारे पास एंडलेस कंटेंट है फॉर द 2 आंसर्स, बट इसको स्पेसिफिक टाइम में प्रिपेयर करो और बस यही हेडिंग्स के अंदर प्रिपेयर करो, एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें और प्रिपेयर नहीं करना है। सो दिस इज द डिजास्टर। अभी तक कोई डाउट्स है? देन आई विल मूव टू एथिक्स।
GS 1 2 3 4 में हम हर एक आंसर को फैक्ट, एग्जाम्पल इनके साथ सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। एथिक्स में भी मेरी थोड़ी सिमिलर अप्रोच थी, बट इसमें मैंने हर पॉइंट को सब्सटेंशिएट किया है, या तो किसी एग्जाम्पल से या फिर किसी फिलॉसफी से, क्योंकि वो ये जो है फिलॉसफी, ये हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट भी है उसमें सिलेबस में कि मॉरल थिंकर्स की फिलॉसफीज। और एक एग्जांपल्स मैंने प्रिपेयर की थी बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से। तो जैसे एग्जांपल्स हैं, कोई हिस्ट्री की एग्जांपल, सिविल सर्वेंट्स, मैथोलॉजी की भी मैंने प्रिपेयर की थी, लाइक रामायण महाभारत में से, फिर पद्मा अवार्ड विनर्स, कोई डॉक्टर्स की एग्जांपल्स जो भी ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, देन कोई पर्सनल एग्जांपल्स। तो ऐसे मैंने हर एक वर्ड, जो भी तुम्हारा एथिक्स का सिलेबस है उसमें से जो जो वर्ड्स है ना, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, तो उन सब के, करेज, फियर, तो उन सब की कुछ कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर करो, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स ट्राई करो कि वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हो जाए। फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी है, उसमें मेरी हिस्टोरिकल एग्जांपल प्रिपेयर्ड थी कि एपीजे अब्दुल कलाम नेवर टू एक्सेप्टेड एनी गिफ्ट्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर, एंड जो भी उनको गवर्नमेंट गिफ्ट्स भी थे उन्होंने वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही डिपॉजिट कर दिए थे। तो दैट इज हिस्ट्री की एग्जांपल हो गई। माइथोलॉजी की क्या थी कि जब भरत है रामायण में, तो उन्होंने नो मैटर व्हाट उन्होंने थ्रोन नहीं लिया था, क्योंकि उनके वो वैल्यू थी इंटेग्रिटी की, उन्होंने राम जी को ही देना था, तो वो माइथोलॉजी की एग्जांपल होगी। देन किसी सिविल सर्वेंट की, वो दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने मोहाली स्कैम एक्सपोज किया, तो वो हो गया। तो ऐसे करके अपना अपना मतलब 3-4 एरिया से उस वर्ड की, जो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स है ना, इंटेग्रिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सब बहुत पूछते हैं, तो उन सबकी डिफरेंट बैकग्राउंड से एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लो। और सिविल सर्वेंट्स के तो 10-15 एग्जांपल्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सिविल सर्वेंट पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये सिविल सर्विसेज में कैसे हेल्प करता है। तो तुम्हें हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल डालो कि जैसे इन सिविल सर्वेंट ने ये किया, सपोज वो पूछता है अपना कंपैशन है कि जो वो छत्तीसगढ़ में है कि ऑपरेशन सुलेमानी की ऐलान प्रशांत नायर ने, तो उसकी एग्जांपल डालो। जितने तुम सिविल सर्वेंट्स के नेम्स डालोगे वो उतना ही इफेक्टिव आंसर बनेगा। तो हमें और फिलोसफीज कैसे प्रिपेयर करनी है अब, जैसे अपनी गांधी जी की फिलोसफीज है, सर्वोदया, अंत्योदया, तलिस्मान, और तो ये सब चीजें अपने मतलब वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, बस उनका मीनिंग क्या है कि सर्वोदय है कि सबकी हेल्प, सबके पास बेनिफिट्स जाने चाहिए। अंत्योदय है कि इवन द लास्ट पर्सन शुड गेट द सेम बेनिफिट, तो तुम्हें अंदर से पता होना चाहिए कि व्हाट दिस मीन्स। और अपनी वो डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, कंट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कि जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, करप्शन इज अ बिग नो, तो साथ में ब्रैकेट में डालो बाय कंट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो ऐसे 8-10 फिलोसोफर्स ही, एरिस्टोटल, प्लेटो, उन्होंने किसी ने कॉमन मीन के बारे में बात की, एरिस्टोटल ने, तो ऐसे 8-10 फिलोसफी तुम्हें पता होनी चाहिए, सिर्फ मेजर वर्ड की वो कौन सी है, लाइक कॉमन मीन बाय एरिस्टोटल, लिखना तो मैं इतना ही है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट ही वांट्स टू से, तो वो हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे इसका आंसर राइटिंग एथिक्स की कैसे करनी है, अपना वही पहले तो अपना जो भी पूछा है, मोस्टली मेरी डेफिनेशन होती थी। अगर उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा है तो उसकी मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगी, साथ में कोई एग्जांपल डाल दूंगी। देन सिमिलरली क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अगर उन्होंने पूछा है हाउ डज इट हेल्प द सिविल सर्वेंट्स और हाउ डज इट हेल्प यू, तो उसमें लिखो कि इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन मेनी वेज, इन फॉलोइंग वेज, या कुछ ये बतानी सब हेडिंग हो गई, एंड देन यू राइट पॉइंट्स। और अब इसमें ये नहीं करना कि हमने बस एग्जांपल डाल दी, सिर्फ एग्जांपल नहीं, पहले अपना पॉइंट लिखो व्हाट यू वांट टू से, एंड देन सब्सटेंशिएट विद एग्जांपल। एथिक्स में बहुत लोग गलतियां ये करते हैं कि बस एग्जांपल भर दी, एग्जांपल इज जस्ट तुम्हारा उसका सब पार्ट है, तुम्हारी वो सब्सटेंशिएशन है, इट्स नॉट द मेन पॉइंट। यू हैव टू राइट द मेन पॉइंट की इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करेगी टू डील विद क्राइसिस लाइक सिचुएशन। एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री ने जो फूड क्राइसिस डील किया था, तो मैंने इसको सब्सटेंशिएट किया है मेन पॉइंट के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प इन बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये मेरा पॉइंट है, फिर इसमें कोई एग्जांपल डाल दो कि सिविल सर्वेंट की कि वो अपने ऐसे वो करते हैं, अपनी बैलेंस करते हैं लाइफ, तो इट विल हेल्प इन व्हाटएवर, तो ऐसे करके पॉइंट्स एंड देन एग्जांपल, या फिर साथ में वो भी लग सकते हो तुम फिलोसफी, जैसे इंटेग्रिटी पे कुछ आता है
तो मैं इसको लिख दूंगी कि इट विल हेल्प इन कर्बिंग करप्शन। तो फिर मैं ब्रैकेट में डाल दूंगी कंट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो ये मैंने फिलोसफी के साथ सब्सटेंशिएट कर दिया। फिर तुमने अपना ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसमें एक या दो सब पार्ट होंगे, तो अपना जो भी सारे सब पार्ट्स को एड्रेस करो जो भी पूछ रहे हैं। एंड देन कंक्लूजन में मेरा मोस्टली कोट आ जाता था कोई, कि इसी पे तुमने कोई कोट लिख दिया, एटीट्यूड पे कोट है, वर्क पे कोट है, जो भी तुम्हारे सिलेबस के कीवर्ड्स हैं उन पे कोट्स प्रिपेयर कर लो। दिस मैटर इज आल्सो अपलोडेड बाय मी ऑन माय चैनल, तो मैंने काफी कोट्स, एग्जांपल्स, फिलोसफी ये सब अपलोड किया हुआ है, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। और कुछ कुछ डायग्राम भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि एक मैंने प्रिपेयर की थी, दिस इज सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। मतलब ये हमारा ऊपर ऊपर काम करता है कि एम्पैथी तो हो गया कि हम फील कर रहे हैं, बट कंपैशन में हम उसके लिए एक्ट भी कर रहे हैं। तो ये बीच में डायग्राम डाल सकते हैं। वीन डायग्राम्स जो होते हैं कि ओवरलैप कर रहा है, कोई डिफरेंसेस है, तो मैं डिफरेंसेस को हमेशा टेबल फॉर्म में बनाती थी कि ये डिफरेंस है। डिफरेंस को ध्यान रखना, कोई जीएस 1 to 3 कहीं भी आता है, डिफरेंस को हमेशा लाइन में ही करो, वो बेटर लगता है कि तुमने डिफरेंस लिखा है। So this was my ethics का mainly answer writing. अभी I will go to the case study. यहाँ पे किसी का मेडिकल साइंस ऑप्शनल है क्या है? मोस्टली ऑप्शनल्स आपके एंथ्रो और पॉलिटिकल साइंस भी होगा, सोशियोलॉजी। एक तो एथिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो 3 घंटे में पेपर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें बहुत मॉक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपने 5 या 6 मॉक टेस्ट विद इन दो 3 मंथ्स एथिक्स के जरूर प्लान करो, एंड दैट इज योर कॉल कि तुम्हें पहले आंसर लिखने हैं या तुम्हें केस स्टडीज लिखनी है। मैंने इस बार ही पहले आंसर्स लिखे थे, क्योंकि मुझे लगता है आंसर्स में स्पेसिफिक कंटेंट डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम कौन से एग्जाम्पल डाल रहे हो, उसके लिए सोचना पड़ता है। बट केस स्टडीज में क्या होता है, तुम्हारा एक फॉर्मेट दिमाग में होता है कि तुम्हें इस फॉर्मेट के साथ लिखना है, तो दैट इज अप टू यू। बट केस स्टडीज में 15 मिनट एक केस स्टडी पे लगाना है, ताकि तुम्हारा 1.5 आवर में 6 केस स्टडीज हो जाए। टाइम बाउंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथिक्स में, तो स्पेशली क्योंकि मोस्टली इस बार यही बोला था जिसका एथिक्स कंप्लीट हो गया तो वो तो वैसे ही मेंस क्लियर हो जाएगा उसका, क्योंकि एथिक्स का पेपर इतना ज्यादा लेंथी होता है। अब केस स्टडीज 6 आएंगी, तो मैंने थोड़ा ऐसे सोच लिया था कि जो इंट्रोज है मैं थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करूंगी, कि सब में सेम तरह की इंट्रो नहीं। तो इंट्रोज क्या थी कि एक तो मैं किसी केस स्टडी में उसका इशू बता दूंगी कि किस इशू पे वो फोकस करी है केस स्टडी। एक में मैं उसकी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग देके साथ में स्टेक होल्डर्स डाल दूंगी कि दीज आर द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दिस केस स्टडी। एक के अंदर कोई मैं फैक्ट डालूंगी, जैसे कि अगर विमेन वायलेंस पे है, मैं डाल दूंगी कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट विमेन वायलेंस हैज इंक्रीज्ड बाय 8%। तो एक इंट्रो ऐसी हो गई। एक क्या, जैसे मोस्टली एक होती है किसी करंट, जो भी करंट चीज चल रही होती है उस पे, तो फिर मैं उस पे डाल दूंगी कि करंटली बिहार में ये चीज हुई। तो उससे हमें पता चल गया कि देखो इसको पता है कि अभी ये चीज हुई है, एक किसी मतलब करंट का बता दिया। और दिस कैन भी, ऐसा नहीं है कि जरूरी है ये, बट जितना हम डाइवर्सिफाई कर पाए। बट किसी केस स्टडी में तुम्हें लगता है ये बेस्ट जा रही है, ये बेस्ट जा रही है, तो ये डाल दो। बेस्ट रहता है, मतलब इशू तो तुम लिख ही सकते हो, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई इशू होता है। और मैं 1 या 2 में क्या डालती थी कि तुमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखी, फिर उससे मैं लिखती थी विजन क्या है मेरी, विजन फॉर दिस केस स्टडी। जैसे किसी के अंदर सेक्युलरिज्म है, तो मैं विजन में डाल दूंगी सर्वधर्म संभव। या किसी के अंदर वो आ रहा है, वर्क पे आ रहा है, हाईएस्ट वर्क इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, या फिर मैंने वही डाल दिया कि एक केस स्टडी में करप्शन पे है, तो मैं करप्शन ये डाल दूंगी कंट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो ये ऐसे इंट्रो पे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगाना, जो भी तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ रही है, हिट कर रही है कि ये मैं बेस्ट जाएगी, वो इंट्रो डाल दी हमने, जो उसका
एक केस स्टडी होता है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी सी 3-4 लाइनों की स्पेस होती है, उसमें यू गिव द इंट्रोडक्शन। फिर अब आ जाता है व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो अगर उन्होंने पूछा है एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन दिस, तो एथिकल इश्यूज में हमें एक तो एथिकल पर्सपेक्टिव देना है, पर इश्यूज में लिखती थी स्टेक होल्डर वाइज कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या इश्यू है, कंपनी के अकॉर्डिंग क्या इश्यू है, पर्सनल किसी का नाम लिखा है रवि के अकॉर्डिंग क्या इश्यू है। तो स्टेक होल्डर वाइज व्हाट इज द एथिकल इश्यू, और एथिकल इश्यू को ट्राई कि तुम उस फिलॉसफी के साथ लिखो कि गवर्नमेंट के लिए एथिकल इश्यू आ रहा है यूटिलिटेरिज्म वर्सेस डिओंटोलॉजिकल, कि वो मैक्सिमम हैप्पीनेस देखें कि वो मीन्स को ज्यादा फोकस करें, मीन्स वर्सेस एंड्स लिख सकते हो इजी लैंग्वेज में। किसी पर्सन के लिए इश्यू आ सकता है कि वो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन देखे, या वो किसी कलीग के अंडर, अपना सीनियर के अंडर प्रोफेशनलिज्म, तो ये उसका एथिकल इश्यू है। तो इस तरह से लिखो। डायलेमास में भी तुम्हें वर्सेस लिखना होता है कि मीन्स वर्सेस एंड्स, पर्सनल इश्यू, पर्सनल रिलेशंस वर्सेस प्रोफेशनल रिलेशंस, ऐसे से करके यू गिव। जितना तुम स्टेक होल्डर वाइज लिखोगे ना, तो हमें ध्यान भी ज्यादा आता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से क्या इसमें इश्यू है, कंपनी के हिसाब से क्या इश्यू है, क्योंकि अगर वो एथिकल इश्यू उन्होंने बोल दिया, हमें एकदम से दिमाग में भी नहीं आता। तो जितना हम स्ट्रक्चर उसको करेंगे, उससे हमारे लिए भी बेटर है वो आंसर लिखना। फिर अगर उन्होंने पूछ लिया मेरिट्स डीमेरिट्स, तो उसमें यही ऐसे मेरिट्स डीमेरिट्स लिखो, टेबल बनाओ। अगर इसको तुमने कुछ मेरिट लिखा कि दिस विल हेल्प इन दिस, तो साथ में इसके अंदर भी तुम कोई फिलॉसफी के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हो उसको। एक आ जाता है कि वो एक्शन क्या होगा तुम्हारा। जब भी वो एक्शन पूछते हैं कि तुम्हारा इस केस स्टडी के अंदर व्हाट इज द एक्शन, तो तुम उसको भी दो इस तरह से लिखो कि पहले तो तुम उसको लिखो स्टेप्स क्या होंगे, प्रायोरिटी वाइज स्टेप्स लिखो, एंड देन उसके जस्टिफिकेशन करो। अगर तुमने लिख दिया कि मैं आई विल फोकस ऑन सबके लिए मैं ये करूं, तो फिर जस्टिफिकेशन लिखो कि यूटिलिटेरिज्म को मैं वो कर रहा हूँ, सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ, मैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। या फिर अगर तुमने ये लिखा कि मैं उसको जेल पहुंचाऊंगा जो पर्सन रॉन्ग है, क्योंकि मैं गलत एक्शन नहीं लूंगा, गलत मीन्स नहीं लूंगा, तो यहाँ पे लिख दो डिओंटोलॉजिकल थ्योरी। या फिर व्हाई, मतलब इसमें तुम्हें बिकॉज लिखना है, बिकॉज मीन्स जो है वो सेटिस्फाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना तुम्हें जो वे फॉरवर्ड है दैट कुड बी एनीथिंग, तुम्हारा पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर कि तुम उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हो एथिकल एंगल से, ताकि उस बंदे को लगे कि ठीक है, तुमने चाहे उसमें डिओंटोलॉजिकल डाला, चाहे तुमने एंड्स डाल दिए, डजंट मैटर, बट तुम उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द मेन थिंग। तो ये तुमने एक्शन दे दिया, एंड देन फाइनली जो भी फिर कंक्लूजन हुआ, उसमें तुम कोई बेस्ट प्रैक्टिस डाल सकते हो कि कोई भी सिविल सर्वेंट की एग्जांपल डाल सकते हो कि इन्होंने भी ऐसे किया था अभी, और साथ में कोई कोट कि वर्क इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, या फिर ऐसे कोई 8-8 वर्ड्स टाइप ना, कोई छोटे कोट्स 4-5 प्रिपेयर कर लो फॉर केस स्टडीज। और इसमें भी कुछ पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर विमेन पे है तो लिख दो कि विमेन एम्पावरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, नारी शक्ति, देशभक्ति, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब कुछ एनर्जेटिक सा कुछ कंक्लूजन डालो। सो ये मेरा एक बेसिक एथिक्स की केस स्टडी का फॉर्मेट है। तो क्योंकि मुझे फॉर्मेट पता है, तो मैं 15 मिनट के अंदर अंदर आई कुड कंप्लीट 1 केस स्टडी। तो इसमें कोई आपके और डाउट्स हैं? मतलब जब तैयारी करना स्टार्ट किया था तो आप कौन से सब्जेक्ट करते थे, उसके बाद एक बार आपको मेंस की आउटलाइन में बताऊंगी कि उन 3 महीनों को कैसे प्लान करना चाहिए हमें। तो जैसे हमारा प्रीलिम्स हो गया, हमने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, तो वी आर गेटिंग स्कोर जिसमें हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। तो साथ ही बैठ के अब हमें नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्लानिंग करनी है। जिससे मेरा क्या रहता था कि फर्स्ट 40 डेज मेरा फोकस रहता था कि मेरा एक बार सब कुछ रिवाइज हो जाए। उसमें जैसे मैंने 5 दिन दिए GS1 को या 4 दिन दिए, तो मैं उसको एक फिर मॉक टेस्ट दे दूंगी उसका। तो जितना भी मेरा 4-5 दिन में मैटर कंपाइल होगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, सिलेबस के बेसिस पे वो मैटर करती थी कि एक दिन मैंने हिस्ट्री को दिया, एक दिन मैंने ज्योग्राफी को दे दिया, और उसके अंदर पूरी मैप्स प्रिपेयर कर लिए, सारा वैल्यू एडिशन मटेरियल प्रिपेयर कर लिया फ्रॉम द मेन 365। तो मैं वो सारा मैटर प्रिपेयर करती थी। और 4th डे
आई मेड श्योर कि मैंने वो फुल मॉक टेस्ट लिखना है। मोस्टली लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि मेरा तो मैटर प्रिपेयर नहीं हुआ। 4 दिन में ऑब्वियसली सारा मैटर प्रिपेयर नहीं होगा, बट जितना भी मैटर प्रिपेयर्ड है हमारा, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट करने से हमारी विद टाइम इंप्रूवमेंट होगी। अगर हम मॉक टेस्ट लिखना ही 1.5 महीने बाद शुरू करेंगे तो वो हमारा प्रोसेस लेट हो जाएगा। सो स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट एज सुन एज मेंस की प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट कर दी। तो फिर फर्स्ट अपने 40 डेज में जीएस 1, 2, 3, 4 इनको 4-4, 5-5 दिन देके 5 डेज ईच इंक्लूडिंग 1 मॉक टेस्ट ये दिया। एसेस को मैं बीच बीच में डालती थी, हर 8 to 10 डेज में आई यूज्ड टू राइट 1 एसे टेस्ट, तो उस पे हर 8-10 दिन में 2 दिन इस पे लगा दिए। देन मेरा ऑप्शनल, क्योंकि मेरा मेडिकल साइंस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो फिर उसको भी मैंने मुझे 6-7 डेज पर 1/4 पार्ट को देने पड़ते थे, तो और इसके फिर टेस्ट देती थी। तो ये सारा मेरा 40 to 45 डेज में होता था। देन ये एक फर्स्ट रिवीजन हो गई। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम नहीं किया, ये मेरा सारा ऑलरेडी मेडिकल साइंस मेरा प्रिपेयर्ड था, ये सारा कुछ कुछ वैल्यूएशन किया, बाकी तुम्हारा प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपेयर्ड होता है। तो ये हुआ। एथिक्स का तुम्हें एक बारी मैटर जो है सारा सिलेबस तुम, आई विल सजेस्ट, अभी तुम फाउंडेशन कर रहे हो तो एथिक्स प्रिपेयर कर लो, जो भी एथिक्स का सिलेबस है, सिलेबस वाइज उसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, एग्जांपल्स, फिलॉसफीज, ये सारा अभी प्रिपेयर करके रख लो, ताकि तुम उसमें सिर्फ 4 दिन में थोड़ा वैल्यू ऐड कर रहे हो और मॉक्स कर रहे हो, उस टाइम पे 5-6 मॉक्स करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटर एथिक्स का भी प्रिपेयर करके रख लो। इवन जीएस 1 to 3 में जो जो मेंस का सिलेबस है उसके कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो प्रीलिम्स में नहीं आते, तो वो सब भी अपना नोट्स बना के रख लो। जैसे ज्योग्राफी में वो पूछते हैं नेचुरल रिसोर्सेज साउथ एशिया इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, गैस, कोल, ये वो, इन सब के मैप्स ऑलरेडी अभी प्रिपेयर करके रख लो, बाद में बहुत मेंस के टाइम पे तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प हो जाती है। तो ये हो गया, तो ये फर्स्ट 45 डेज। नेक्स्ट फिर 30 डेज में मैं उसी मैटर को और शॉर्ट नोट्स बनाती थी उसके, जैसे कि मुझे अब ये पता है कि मैं सेकंड रिवीजन के बाद सिर्फ एक ही बार दोबारा रिवाइज कर पाऊंगी, तो मैं पॉलिटी के नोट्स को और अपना शॉर्टन कर लिया। मैंने पहले तो इसके अंदर मेंस 365 से मैटर जो अपने नोट्स में बना लेती थी कि ये पॉलिटी में ये इश्यूज है, गवर्नर पे मैंने 1 पेज बना लिया, पार्लियामेंट पे मैंने 2 पेज लिख लिए, जुडिशरी पे लिख लिए। फिर मैं इसको फर्दर शॉर्टन करती थी, जो भी डेटा, फैक्ट्स, ग्राफ, इन सब के मैं फर्दर शॉर्ट नोट्स बना लेती थी कि मेरे पास अब पॉलिटी के ये 5-7 पेज है, आईआर के मेरे पास 3 पेज है, जिसमें मैंने सारा अपना लिख दिया कि ब्रिक्स कितनी पॉपुलेशन को कैटर करता है, कितनी जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, उसके कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक डायग्राम्स, वो सब मैंने आईआर की 2-3 पेज पे अपनी कंपाइल कर ली। ऐसे करके मैं हर एक सब्जेक्ट को 2-3 पेजेस पे कंपाइल कर लेती थी, एंड दैट आई हैव अपलोडेड, जो मेरा ये शॉर्ट नोट्स वाला कंपाइल्ड है। तो ये नेक्स्ट 30 डेज में नेक्स्ट सेट ऑफ मॉक टेस्ट देती थी मैं, मतलब इसका दूसरा मॉक टेस्ट हो गया, ऑप्शनल का फुल लेंथ टेस्ट हो गया, दोनों का, पेपर 1 और पेपर 2 का, और ऐसे उसमें और 2-3 हो गए। तो ये मेरे, एंड देन पेपर से जस्ट 15 दिन बच गए, फिर उसमें मेरी थर्ड रिवीजन होती थी, जिसमें अब मैं मैटर नहीं ऐड करती ज्यादा, आई रिवाइज जितना मेरा है उसी को मैंने रिवाइज किया, और फर्दर जब मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल ही पेपर्स के लिए 1 घंटे में पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत और मैंने शॉर्ट नोट कर लिया, या फिर उसी को ही और कंपाइल कर लिया, ज्यादा नहीं। मेनली तुम सेकंड डिवीजन में शॉर्ट नोट्स बनाओ, थर्ड में उसको लर्न और रिवाइज ज्यादा करो। तो थर्ड रिवीजन में अपना ऐड नहीं करना ज्यादा, जस्ट रिवाइज व्हाटएवर यू हैव। एंड देन थर्ड वाला जो तुम्हारी लास्ट के 15 दिन है, उसमें एक सिमुलेशन करो कि तुम दिन में बैठ के 2-2 टेस्ट लिख रहे हो, ताकि तुम्हारा वो स्टेमिना बिल्ड हो जाए। तो थर्ड वाली में अपना इन जीएस 1 2 3 4 को 2-2 पेपर लिखे हो 2 दिन में, तो इससे तुम्हारी थर्ड हो गई। और जीएस 4 को बीच में एक बार और डालना है, ताकि तुम्हारे 4 टेस्ट हो जाए, इनके 3-3 टेस्ट ईच हो जाए मेंस के दौरान, एसए के भी एटलीस्ट 5-6 टेस्ट हो जाए फुल मॉक टेस्ट। देन और ऑप्शनल का भी एक फुल लेंथ टेस्ट, वैसे एक दिन के अंदर 2 लिख के 9 to 12, 2 to 5, और इसी टाइम में लिखना, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हारा इस टाइम पे दिमाग चल रहा है कि नहीं। तो उसी टाइम पे उसी तरह से यू राइट दोस टेस्ट इन द लास्ट 15 डेज, एंड देन पेपर्स के टाइम पे अपना एसए से पहले 2 दिन एसए पे ही फोकस करना, क्योंकि एसए के लिए वो माइंडसेट चाहिए होता है, तुम्हें वो लैंग्वेज वाला वो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। तो 2 दिन पहले बाकी सब छोड़ के अपने शेड्यूल में यही बनाना कि तुम्हें लास्ट के 1.5-2 दिन ऐसे ही करना है। ऐसे अपना रिवाइज करो, ऐसे दिया, ऐसे दे के आके जीएस 1 और जीएस 2 के जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़े, और टेक अ गुड नाइट स्लीप, क्योंकि नेक्स्ट डे तुम्हारा बहुत हेक्टिक होता है, तुम्हें जीएस 1 लिखना है, तुम्हें जीएस 2 लिखना है। एंड मेक श्योर कि जो भी तुम्हारा पहला पेपर हुआ है उसका इम्पैक्ट अपने अगले पेपर में मत डालना, क्योंकि
कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारा खराब होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन अच्छा भी होगा, बट हम हमेशा फोकस उस पे करते हैं जो हमारा खराब हो गया। मेरे अगर जीएस 2 में 20 क्वेश्चन में से मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, तो मैं आके आई क्राइड कि मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो फिर मुझे मेरे सीनियर्स ने भी ये समझाया कि तू उस 3 नंबरों के लिए क्यों रो रही है, कल तेरे उससे 30 नंबर खराब हो सकते हैं। तो जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द प्रीवियस थिंग, तुम्हें बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डालना, गलत हो गया कोई बात नहीं, इन दी एंड मैटर नहीं करेगा। तो उस दिन फिर मैंने आके अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, इट हैपेंस, ये वो सबके साथ होता है, कोई हम भगवान तो है नहीं। सो आके फिर मैंने अपना रात को 3-4 घंटे थे, तो अपनी तुम्हारी बॉडी पेन हो रही होती है क्योंकि तुम 3 पेपर लिख चुके हो, तो आई टुक अ पैरासिटामॉल, अपना पेन किलर ले लो, 3 दिन पेन किलर ले लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो अपना पैरासिटामॉल लिया, बैठ गई, जीएस 3 रिवाइज किया, 1 घंटा मैंने जीएस 4 को दिया। बट जीएस 3 और 4 पहले से सुपर कंपाइल्ड रखना, ताकि क्योंकि बिल्कुल कम टाइम होता है जीएस 3 4 के लिए। तो वो अपना थोड़ा सा देखा, तुम्हारे मन की सेटिस्फैक्शन है इफ यू वांट टू रिवाइज और नॉट, बट अगर तुम रिवाइज कर लोगे थोड़ा वो दिमाग में रहता है फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि तुम्हें इंट्रो कंक्लूजन दिमाग में आ जाते हैं, फटाफट तुम पेपर भरने में तुम्हें हेल्प हो जाती है। देन जो नेक्स्ट डे होता है, तो वो अपना जीएस 3 और 4 दो, थोड़ा वो थर्ड डे इज द मोस्ट टफ डे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एक्चुअली टायर्ड होते हो और बहुत दिमाग में भी चल रहा होता है कि तुमने प्रीवियस पेपर्स कैसे किए कैसे नहीं। तो उस दिन अपने आप को काम मेंटेन रखो। मैंने भी, मेरा क्योंकि जीएस 2 मुझे ऐसे लगा कि मैंने थोड़ा खराब कर दिया, तो मैंने जीएस 3 और 4 में अपना बेस्ट दिया, और मेरे जीएस 3 4 में इनफैक्ट सबसे अच्छे नंबर आए। तो अपने लास्ट डे तक अपने काम को मेंटेन रखो, सब कुछ भूल जाना कि जीएस 4 के बाद देखेंगे अब जो भी करना है। जीएस 4 के बाद आके बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है कि भाई तुमने 5 पेपर दे दिए। एंड आई विल सजेस्ट कि उस दिन आके अपना ब्रेक लो, रात को अच्छे से सो, बट मंडे से यू स्टार्ट फॉर द ऑप्शनल, क्योंकि मोस्टली लोग मंडे वेस्ट कर देते हैं सोचते सोचते कि मेरे 5 पेपर कैसे गए, एथिक्स कैसे गया, ये मैंने ये कर दिया वो कर दिया। डिस्कस नहीं करना बिल्कुल भी, मेंस जब तक खत्म ना हो जाए यू डोंट हैव टू डिस्कस एनी पेपर विद एनी पर्सन, क्योंकि वो इम्पैक्ट करेगा। उसने कोई और 5 पॉइंट लिखे होंगे, मैंने कोई और 5 पॉइंट लिखे होंगे, तो डिस्कस नहीं करना। मंडे से नेक्स्ट के 5 डेज अपना 6 डेज ऑप्शनल प्रिपेयर करो, एंड दैट वो 15 दिन टफ होते हैं थोड़े, बट अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो कि सबके साथ यही हो रहा है। मुझे ऐसे डाउट होता था आके कि यार इतने लोग लिख रहे हैं पेपर, मेरा ही आंसर क्यों अच्छा होगा या मेरा ही क्यों निकलेगा, बट अपने आप पे फिर कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने उन 3 महीने अपना बेस्ट दिया था, मैंने मॉक टेस्ट किए थे, मैंने अपना पूरा कंटेंट रिवाइज किया, प्रिपेयर किया है, तो मेरा क्यों नहीं होगा। तो हमेशा अपने आप पे सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। इवन इन प्रीलिम्स अपना सोचो, मैंने 3 महीने मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने कंटेंट लिखा है, मैंने इतना प्रिपेयर किया है, तो मेरा क्लियर क्यों नहीं होगा। एंड गो विद दिस कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम हॉल कि मेरे को बहुत अच्छे से आता है, एंड अगर मुझे नहीं भी आता तो भी मैं उसको अपनी कॉमन सेंस से अप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स इज मोर अबाउट कॉमन सेंस नाउ। तो वो सोचो, और दूसरे लोगों से वहां कंपेयर मत करना कि इसको आ रहा है, ये तो पेपर फटाफट कर रहा है, एंड में जो तुम्हें लगता है ना कि ये बंदा तो बड़ा अच्छे से लिख रहा है, उसका नहीं क्लियर होगा देखना। तो तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं कर लूंगा। हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। एंड ये एक मेजर स्ट्रैटेजी है, और मोस्टली 3-4 टिप्स हैं कि एक तो अपना जो हार्डवर्क करते रहो और गिव अप मत करना बीच में। ये एग्जाम एक मैराथन है, तुम्हें हम जब भी हम इस एग्जाम में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि यार मैं तो 1 अटेम्प्ट दूंगा, मैक्सिमम 2, बस इससे ज्यादा नहीं मैं करूंगा। बट ये एग्जाम क्योंकि 6 अटेम्प्ट दिए हैं ना, तो कुछ सोच के दिए हैं, इट मीन्स कितना टफ है कि अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो अपना हमेशा ये देखो कि कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। अगर मैं भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद गिव अप कर देती कि यार चलो मैं तो एमडी कर लेती हूँ, मैं क्यों फंसी पड़ी हूँ, तो मेरा अभी मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। तो मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अपनी मार्कशीट जब देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे मेडिकल साइंस में थोड़े कम है, 247 थे अब तब। तो फिर मैंने, जिनके 300 नंबर आए थे, मैंने उनसे पूछा यार तुमने कैसे किया, तो वो कहते कि हाँ यार हमने तो बहुत फ्लो चार्ट्स बनाए, बहुत डायग्राम्स बनाई। फिर मैंने उस पर बहुत वर्क कर लिया उन 2 महीने, और अभी मैं, फिर मेरे इस बारी मेडिकल साइंस में हाईएस्ट है पूरी यूपीएससी में। तो टाइम तो कभी भी चेंज हो सकता है, तो बस उस टाइम पे पॉजिटिव रहो और ये देखो कि इम्प्रूव कैसे करना है। ये मत सोचो कि मेरा हो ही नहीं सकता, हमेशा ये सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कर तो सकता ही हूँ बट कैसे करूँ। हमेशा हाउ टू डू इट पे फोकस करो, अपने आप वेज एंड मीन्स में मिलते रहते हैं उसके लिए। कभी कोई फ्रेंड मिल जाएगा, मेरे को स्टडी पार्टनर मिल गया है कुछ टाइम पे, तो हमने इकट्ठे प्रिपेयर कर लिया, तो मीन्स मिलते रहेंगे, जस्ट फोकस करो कि कैसे करना है। और हाथ पैर मारते रहने पड़ेंगे, सीनियर्स का दिमाग खाओ कि मेरा पेपर चेक कर दो प्लीज, मेरा आंसर चेक कर दो, मैम ऐसे कर दो वो कर दो। ये तुम्हें थोड़ा सा अपने गार्ड्स लो करके पीछे पड़ना पड़ेगा किसी के, अपने सीनियर्स से, टीचर्स हैं तुम्हारे, उनसे जरूर पूछो, कभी भी हिचकिचाना नहीं कि वो क्या सोचेंगे, मुझे ये भी नहीं आता।
whatever it is, just ask them कैसे करना है। और अपना एटीट्यूड वही पॉजिटिव रखो, ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट आंसर लिखूंगा, कभी भी परफेक्ट आंसर नहीं होता, किसी का कोई स्ट्रैटेजी है, किसी की कोई स्ट्रैटेजी है। फोकस सिर्फ इंप्रूवमेंट पे करो और एटीट्यूड पॉजिटिव रखो कि आई कैन डू इट। मैं क्या करती थी, मैं अपने टेबल के सामने, मेरा पूरा टेबल भरा रहता था, सामने मैं अपने अपने पॉजिटिव कोट्स कि मैं आई विल डू दिस, करेज से ये होता है, जो भी मैं कोट पढ़ रही हूँ एथिक्स में, मुझे वो अच्छा लग गया, मैं अपने सामने लिख लेती थी। तो अपने अराउंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो जिससे तुम्हें पॉजिटिविटी मिल रही है। नेगेटिव बातों से दूर रहो, नेगेटिव फ्रेंड से दूर रहो, जो तुम्हें बोलेगा कि यार यूपीएससी में तो कुछ नहीं रखा, उससे बोलो कि ठीक है तू मत कर, मैं तो कर लूंगा। तो उन लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। इमेजिन करो, जब भी मैं से नहा धो रही होती थी, मैं इमेजिन करती थी कि यस अभी ऐसा होगा, देखना मेरा भी रैंक आएगा लिस्ट में, ऐसे ऐसे। तो इमेजिन करो अच्छी अच्छी चीजें, जस्ट इट्स ऑल अ गेम ऑफ पॉजिटिविटी। मेरे को ये बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ है इन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन की तुम जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, वो मैनिफेस्ट होता है। जो बंदा मेरे सामने ये बोल जाएगा कि या मेरा नहीं हो सकता यार, ऐसे ऐसे जो जान के बोलता रहता है ना कि नहीं नहीं रोने की आदत होती है किसी को, उसका सच में नहीं होएगा। जितना मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं यार कोई बात नहीं, हो जाएगा विद टाइम, कोई बात नहीं, इट्स अ प्रोसेस, हो जाएगा। तो इट विल एक्चुअली हैपन। तो वो सब रखो अपनी डायरी पे, मोबाइल के नोट्स पे लिखते रहो कि मैंने ये कर लिया है, मैं ये करूंगा। प्लानिंग प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी पूरी मैक्रो प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, फॉर द नेक्स्ट मंथ, देन फॉर द नेक्स्ट डे, मैं हमेशा रात को सोने से पहले प्लान बनाती हूँ। इवन अभी भी, क्योंकि अभी भी हर रोज कोई इवेंट है, कुछ है, तो मैं अभी भी प्लान बनाती हूँ, कल मेरे को इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो रात को प्लान बनाओ कि नेक्स्ट डे मेरे को सुबह के स्लॉट में ये पढ़ना है, लंच के बाद मुझे ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है। जरूर अपनी एक हॉबी परस्यू रखो ताकि तुम बर्न आउट ना हो जाओ। मेरे को अगर डांस पसंद है तो मैं शाम को जिम जाके जुम्बा क्लास जरूर लगाती थी 1 घंटा, उससे तुम्हारे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा होता है। वो रखो, डे अच्छे से प्लान कीजिए। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना टारगेट सेट करो कि मेरा हफ्ते में इतना काम कंप्लीट होना चाहिए, और एनालाइज करो कि हफ्ते बाद तुमने एक्चुअली कितना काम किया। तो अगर तुमने कम काम किया होगा तो तुम्हें गिल्ट होगा, गिल्ट से तुम अगले हफ्ते पढ़ लोगे। बट और तुमने अच्छा काम किया होगा तो उससे और मोटिवेशन मिलती है कि आई डिड गुड इन दिस वीक, आई विल डू बेटर इन नेक्स्ट वीक। तो वो चीज रखो। इनफैक्ट अच्छा काम करोगे तो और मोटिवेशन मिलती है कि यार मैंने अभी अच्छा किया, देखो मॉक टेस्ट किया, मॉक टेस्ट में ऐसा हुआ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी तो तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगी। सो दिस इज अ साइकिल। बीच में तुमने गिव अप कर दिया, वो नेगेटिव लूप नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। अपना एक अच्छे से लूप पे, अगर तुम्हारा नेगेटिव डे आ भी गया तो सोचो कि नेक्स्ट डे सन राइजेस अगेन एंड मैं दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, और पढ़ने बैठ जाओ, उससे अपना मूड अच्छा हो जाएगा। बाकी मूड अच्छा करने के लिए जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, दोस्तों से बात करना, घूमना फिरना, कुछ अच्छा खा पी लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, वो सब कर लो ताकि तुम ब्रेक भी ले लो और अपना मूड भी सेट कर लो। तो ये सब तुम्हारी मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है। और यूपीएससी में मेंटल स्टैमिना और फिजिकल स्टैमिना दोनों ही चेक होता है, तो अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस रखना। जब तुम्हें लगे कि हाँ ब्रेक लेना है तो ब्रेक भी जरूर लेना। अभी आपको नेक्स्ट प्रीलिम्स देना है, विच इज इन मई एंड होता है ना, और अभी जुलाई है। तो अभी आपका फाउंडेशनल कोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, इन बिटवीन चल रहा है। तो अभी ऑप्शन आप साथ साथ कर रहे हैं अपना। हाँ, तो फिर अभी यार आपका फोकस होना चाहिए कि देखो, जब नेक्स्ट अगर मई एंड में है तो फेब, अगर जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है प्रीलिम्स का, या अभी तक मतलब प्रीलिम्स जिसका नहीं हुआ क्लियर, तो फेब मार्च अप्रैल में आई वुड सजेस्ट 3.5 मंथ्स तो डेडिकेटेड प्रीलिम्स को देने पड़ेंगे तब। तो वो 3.5 मंथ्स या 4 मंथ्स अपना प्रीलिम्स के लिए रखो, और फिर अपना दिसंबर जनवरी तक हम मेंस और प्रीलिम्स कंबाइंड पढ़ सकते हैं। तो अभी अपना फोकस करो कि अक्टूबर नवंबर तक तुम एक बारी प्रीलिम्स कर लो, जिसमें तुम्हारा सारा फाउंडेशनल कोर्स हो जाए, और साथ में थोड़ा जीएस का, जैसे मैंने सिलेबस बोला ना, तो वो सिलेबस के वाइज अपने कुछ कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर लो कि जीएस 1 में ये लिखा है, तो वो अपने नोट्स जीएस 1 2 3 4 की 4 कॉपीज बना लो, और वो भी मैटर साथ साथ में ऐड करते रहो उस अकॉर्डिंग, मेंस के अकॉर्डिंग। अभी इतनी आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं है, अपना कंटेंट पे फोकस करो कि फैक्ट्स, तुम्हारी एग्जांपल्स क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो सब फैक्ट्स तो चलो एंड में भी हो जाएंगे क्योंकि वो रिवाइज होते रहते हैं, बट कुछ कुछ मैटर अपना उसका प्रिपेयर करो। फाउंडेशन के लिए अपना कॉन्सेप्ट, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, वो सब तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो जानी चाहिए। एंड यू कैन ट्राई कि तुम अक्टूबर नवंबर तक एक बार प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट
5-7 मॉक टेस्ट फुल लेंथ भी प्रैक्टिस कर लो ताकि थोड़ा तब कॉन्फिडेंस रहे। एंड देन दिसंबर में ट्राई करो, दिसंबर जनवरी तुम्हारा ऑप्शनल बढ़िया से हो जाए। अगर तुम नवंबर तक अपना फाउंडेशन, थोड़ा थोड़ा अपना मेंस का मैटर और प्रीलिम्स कर लेते हो तो 2 महीने तुम डेडिकेटेडली अपने ऑप्शनल को दो एंड प्रिपेयर योर ऑप्शनल वेल, ताकि तब तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो, तब तुम सिर्फ रिवाइज कर रहे हो अपने ऑप्शनल को। एंड ट्राई कि तुम इसमें अपने मॉक टेस्ट भी दे दो, ऑप्शनल के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। देन फेब मार्च अप्रैल मई में तुम अपना प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, जिसमें तुम्हारी 3 महीने की स्ट्रैटेजी वैसे रहती है, उसकी भी मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है। लाइक 40 डेज के लिए तुम्हारा फर्स्ट रिविजन होएगा पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इन सबका, एंड अलोंग विद दिस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। एंड जो PT 365 आती है उसको अच्छे से पढ़ो और थोड़ा सर्च करो नेट पे कि उसका क्या है, कैसे कैसे करना है। देन नेक्स्ट 30 डेज में सेकंड रिवीजन दो एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग फुल मॉक टेस्ट। एंड देन लास्ट के 30 दिन में फिर से थर्ड रिवीजन के साथ पूरे टेस्ट को एनालाइज करो, अपनी गलतियां लिखो कॉपी पे कि मेरी ये गलती है, कैसे मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ, एंड रिवाइज दोज मिस्टेक्स। तो उन 3-4 महीनों में भी ट्राई टू डू 3 रिविजन्स, 40 to 50 मॉक टेस्ट उस टाइम पे करने हैं तुम्हें, तो उससे प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए तुम्हारी 3 मंथ्स की मेन स्ट्रैटेजी हो जाएगी। मैंने सोची उनको क्या जैसे कि हमारे पास कोचिंग का मटेरियल है, तो इसके अलावा जो मुझे शेयर करना। इसके अलावा आई विल सजेस्ट कि जो मेंस 365 और PT 365 आती है उससे अपना मैटर ऐड कर लो साथ साथ, जो विजन की आती है। तो क्योंकि एक थोड़ा एक और सोर्स मिल जाता है साथ में ऐड ऑन करने के लिए। जैसे मेंस 365 है, उसमें से अपने कुछ कुछ GS का मैटर अभी से बना लो, जो इनकी इस साल की आई है ना मेंस, उससे अपना GS 1 2 3 4 का मैटर प्रिपेयर कर लो। और GS 4 के लिए लेक्सिकॉन है या एथिक्स का, एथिक्स तुम्हारे इसमें भी होगा ना, हाँ, तो वो तुम्हारे एथिक्स का मैटर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये सब प्रिपेयर करो और अपना जो तुम्हारे नेक्स्ट ईयर वो आएगी, करती थी कि जैसे डिजास्टर ही आ गया, हिमाचल की फ्लड्स है, तो मैं लिख लूंगी अपने GS 3 में कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ये फ्लड्स लिख सकती हूँ। तो ऐसे करके मैटर अपना ऐड ऑन कर लो। फॉर प्रीलिम्स मेंस करंट अफेयर्स के लिए जैसे प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में होता है हमें, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वी शुड नो कि न्यूज में इशू क्या चल रहा है या क्या न्यूज में है, फिर उसके रिलेटेड हमें प्रीलिम्स में कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर न्यूज आ रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे, तो न्यूज़पेपर में तो वो आर्टिकल आ जाएगा कि RBI इज प्लानिंग टू गिव सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बट फिर हमें खुद से वी हैव टू स्टडी कि व्हाट इज दैट डिजिटल करेंसी और UPI पेमेंट्स में फर्क क्या है, इज इट अ लीगल टेंडर, उससे मेंस के लिए हम देखेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांजैक्शन टाइम कम होगा, ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। तो ऐसी ऐसी चीजें करके प्रीलिम्स का मेंस फोकस हमें उस न्यूज को उस तरह से प्रिपेयर करना है। डायरेक्टली न्यूज़पेपर से प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट प्रीलिम्स के उस इशू से क्वेश्चन आएगा। तो अगर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हमें पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन चल रही है, तो हमें ये नहीं पढ़ना कि यार उस दिन उन कैंडिडेट्स की लड़ाई हो गई, वो नहीं पूछेंगे। वो हमें ये देखना है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो हमें उस न्यूज से ये सब मैटर देखना है। तो ये हो गया। फिर प्रीलिम्स के लिए तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है, साथ में जो PT 365 या मंथली मैगजीन्स आती हैं उससे अपना मैटर ऐड ऑन करते रहो। इन्वायरमेंट की कोई न्यूज आ गई कि ये रामसर साइट ऐड हो गई, ये IPCC की रिपोर्ट आ गई, तो तुम्हें पता चल गया कि IPCC की रिपोर्ट आ गई, तो फटाफट उसको अपने गूगल पे जाके पढ़ लो कि क्या रिपोर्ट में क्या है। न्यूज में आ गया कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, तो रीड इट ऑन नेट। और बाकी मंथली मैगजीन्स में भी कवर हो जाता है। मेंस के लिए जो तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें से हमारी कुछ कुछ इंट्रो, कुछ कुछ मैटर, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, ये सब हमारी ऐड ऑन हो जाती है GS 1 2 3 4 के लिए। तो वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम से महीना पहले तुम स्टॉप कर दो न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि पेपर प्रीलिम्स का बन चुका है, तो वो तुम 1 मंथ स्किप कर सकते हो और मेंस का भी लास्ट के 15-20 दिन स्किप कर सकते हो। तो ये रहती है करंट की। और मेंस 365 से मैं काफी मैटर ऐड करती थी मेंस के लिए। स्पेक्ट्रम का वे ऐसा है कि एक बार तो हमने हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी हिस्ट्री कैसे है, तो एक बार तो स्पेक्ट्रम बेसिक तुम स्पेक्ट्रम में पढ़ो सिर्फ। फिर उसके बाद मैं देखती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे हैं हिस्ट्री में,
तो जैसे उन्होंने वो बहुत पूछते हैं कि इस कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है, इस कमेटी का सेक्रेटरी कौन है, तो और स्पेक्ट्रम में सबके नहीं होते। तो स्पेक्ट्रम में जो भी आया, जैसे कि वो आ गई इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, जो सुभाष लाल और जवाहरलाल नेहरू की लीग आई थी। फिर मैंने उस पर मैं नेट पे सर्च कर लेती थी कि उसका सेक्रेटरी कौन है, तो उसके सेक्रेटरी है श्रीनिवास अयंगर। तो हम सोच भी नहीं सकते कि जवाहरलाल नेहरू की कमेटी के सेक्रेटरी वो है। तो तुम गूगल पे, फिर मैं खुद से सर्च करती थी कि हिंदू वो है, ये कोई भी मजदूर पार्टी है, तो उसमें स्पेक्ट्रम में लिखा है, बट फिर मैं उसको गूगल पे सर्च करती थी कि वो है क्या। थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा चीज खुद से सोचो कि कैसे हो सकता है। वो कई बारी बुक्स वगैरह है, तो वो स्पेक्ट्रम के जो एंड के एनेक्स्टर्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से करने हैं सारे। कांग्रेस के सेशंस, प्रिंट मीडिया, कौन से ट्रायल्स हुए, पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, वो सारी जो एंड सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। तो स्पेक्ट्रम के एनेक्स्टर्स जो एंड वाले चैप्टर्स है ना, सारे लास्ट के वो 5-10 जो है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो वाली सारी वो कंपाइलेशन अच्छे से करनी है। एंड मैंने काफी उसके पेजेस पे नोट्स बना लिए थे, पीजेंट मूवमेंट्स के, ट्राइबल मूवमेंट्स के, क्योंकि वो याद करने फिर इजी होते हैं। और मैंने 1930 से 1947 उसकी मैंने टाइमलाइन बना ली थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। तो मैंने उन ईयर्स को कॉपी पे पेज पे, ये 1931 में ये इवेंट्स हुए, 1932 में ये इवेंट्स हुए, उससे मेरे को फिर अच्छे से पता था कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, या साइमन कमीशन कब हुई, विद डेट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई, उसकी रैटिफिकेशन कब हुई, ऐसे से करके मैंने टाइमलाइन बना ली थी। तो उसमें टाइमलाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत का ये है कि लक्ष्मीकांत तो लक्ष्मीकांत से पढ़ो, और कुछ कुछ अपने फाउंडेशन के नोट्स में ऐड कर लो कुछ चैप्टर्स। तो मैं आधे अपने नोट्स से पढ़ती थी, आधे अपने लक्ष्मीकांत से पढ़ती थी। तो लक्ष्मीकांत तो ये जितनी बारी पढ़ोगे ना, तो मैं फिर और पॉइंट मिलते रहते हैं। तो उसको तो पूरा अच्छे से पढ़ो और हाईलाइट करते रहो लक्ष्मीकांत को। एंड साथ में जैसे लक्ष्मीकांत हमने कर ली, तो उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करो, उससे तुम्हें समझ आएगा कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ लक्ष्मीकांत, मेरी मैंने पढ़ा हुआ ही मिस कर दिया, या मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है मैंने, तो उसके साथ तुम्हारा वो सब्सटेंशिएट होता रहेगा और मैटर। फिलोसफिकल एसेज में मोस्टली तो प्रैक्टिस है, तो तुम बारी बारी उसको प्रैक्टिस करो। फिर मेरा एक स्ट्रक्चर होता था कि एक तो पहले मैं इंट्रो दूंगी, इंट्रो में जो भी एसे का टॉपिक है, पहले तो 10-15 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करो, जैसे कि वो कोट बोल क्या रहा है, फिर उस कोट के मीनिंग से जो मुझे इंट्रो लग रही है, कोई स्टोरी, कोई एनेक्डोट, कोई कोट, मैं वो लिखती थी। देन नेक्स्ट पेज पे, एक पेज मेरा उसका स्ट्रक्चर होता था ऐसे का, कि मेरे को 10 to 12 पेजेस में ऐसे लिखना है। तो हर एक ऐसे हर एक पेज पे 2 पैराग्राफ लिखने हैं। तो फर्स्ट पेज पे इंट्रो होगी, हमें उस कोट से, उस कोट के मीनिंग से क्या समझ आ रहा है, तो उसके बेसिस पे कोई इंट्रो होगी। कि अगर जैसे कोई उसका आ रहा है कि शिप, अभी वाला आया था ना कि शिप तुम्हें सेल करवानी है, ऐसा कुछ जो टॉपिक था, उसमें मैंने नादिया मुराद की स्टोरी लिख दी थी कि वो उसके लिए नहीं बनी है, तो उसने तो अपना पूरा नोबेल पीस प्राइज जो जीता था, कि उनके साथ बहुत एट्रोसिटीज हुई, बट स्टिल उन्होंने वहां से राइज किया, वो यहाँ तक पहुंची, तो वो उस कोट से रिलेट हो रहा है। तो दिस इन दिस वे शिप्स कैन नॉट फॉर दिस बट शिप्स आर फॉर दोस, मतलब उस तरह से इंट्रो के बाद समझा दो कि मैंने इस तरह से उसको रिलेट किया है। इसमें मेरी इंट्रो एक्सटेंडेड होती थी, मतलब मीनिंग समझाती थी मैं कोट का मीनिंग, और थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इन दिस ऐसे मैं ये एक्सप्लेन करूंगी। तो तुम 2 ऐसे में से एक में थीसिस स्टेटमेंट लिख दो। फिर जो मेन बॉडी है, जो भी कोट है, मैं उसकी डायमेंशंस एक्सप्लोर करती थी कि हिस्टोरिकल कोई एग्जांपल मुझे पता हो, मैं उस कोट को उस तरह से समझाऊंगी। फिर इकोनॉमिकली जो भी डायमेंशंस होती है हमारी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, फिर तुम ना टेक्नोलॉजी डाल सकते हो, इन्वायरमेंट ट्राई करो डालो, और कुछ डिफरेंट डायमेंशन डाल सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स की एग्जांपल बता सकते हैं, कोई आर्मी की, कोई पद्मा विनर की, आईआर, दोनों एसेस में ट्राई के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऐड हो जाए तुम्हारी। तो पहला मेरा मोस्टली थर्ड पेज पे जाता था हिस्टोरिकल उसका, कि एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में उस कोट को मैं उस तरह से समझाती थी इन की हिस्ट्री में उसी चीज की कोई एग्जांपल लेके,
मतलब जो भी कोट है, तुम्हें सपोज ये मोटिवेशन वाला ही बताना है, तो तुम उस टाइम बताओ कि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी के साथ ये अट्रॉसिटीज हुई, बट उन्होंने फिर भी ऐसे करके ओवरकेम दिस। तो उस एक ही एग्जाम्पल को यू हैव टू एक्सप्लेन विद दैट कोट। तो ये मत करना कि तुम उसी डायमेंशन में मल्टीपल एग्जाम्पल डाल रहे हो, उससे बहुत ऑब्जेक्टिव सा हो जाएगा। तुम्हें एक ही चीज को, एक ही स्टोरी को समझाना है इन दैट डायमेंशन इन वन पैराग्राफ। फिर यहाँ पे मेरी मोस्टली मेन बॉडी होती थी जिसमें ये सारी डायमेंशन एक्सप्लोर होती थी, दो हर एक पेज पे 2 डायमेंशन। एंड देन ऐसे का मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी देती थी। ये नहीं कि जो उन्होंने बोला है कोट वही है, तुम उसका ये बताओ कि ऐसा होता है बट अदर वे आल्सो इट कैन हैपन। तो अदर वे वाला भी मैं 2 पेज पे अदर साइड ऑफ कोट बताती थी। एंड देन यहाँ पे एक फिर उसके वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। तो इस तरह से फिलोसफिकल एसेज होते थे। और मोस्टली प्रैक्टिस के लिए मैं करती थी कि स्ट्रक्चरिंग बहुत करती थी। जैसे कि हर 3-4 दिन में फिलोसफिकल एसे उठा लिया किसी टॉपर कॉपी का, मैंने उसको ब्रेनस्टॉर्म किया कि मैं 10 मिनट में क्या सोच पा रही हूँ, कौन सी डायमेंशंस दे पा रही हूँ, किस तरह से उसको कंक्लूड कर पा रही हूँ। एंड देन आई यूज्ड टू रीड द टॉपर एसे। तो उससे मुझे और आइडियाज और डायमेंशंस मिल जाती थी। तो उस तरह से तुम प्रैक्टिस करोगे, वो धीरे धीरे अपने आप बिल्ड होने लग जाएगा। अभी हमें प्रीलिम्स पढ़ते टाइम, फाउंडेशन पढ़ते टाइम लगता है कि एसे इज वेरी डिफिकल्ट, बट जब हम प्रीलिम्स वाला मैटर प्रिपेयर हो जाता है, व्हेन वी गेट इनटू द मेंस के प्रोसेस, तो ऐसे प्रिपेयर हो जाता है। मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये टेक्नोलॉजिकल या एनवायरमेंटल है, तो इनका पैराग्राफ बनाएंगे तो पहले लिखेंगे कि एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से ऐसे। नहीं, सब में नहीं, मतलब थोड़ा उसको स्मार्ट लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली दिस, एनवायरमेंटली दिस, नो, बट उसको कनेक्टर के साथ लिख सकते हैं कि एज वी सेड इन द प्रीवियस, इन दिस वे, मतलब कि पहले एग्जांपल लिख के फिर बीच में डाल दो कि एनवायरमेंटली आल्सो दिस कैन हैपन। मतलब उसको थोड़ा ऑर्गेनिकली लिखना है, ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में नहीं लिखना। और एक जैसे ये होता है, पहले पैराग्राफ में मान लो आपने हिस्टोरिकल किया, अगले में दूसरे पे शिफ्ट हुए, तो मतलब कनेक्शन जैसे। हाँ, वो इंटरलिंकिंग वर्ड्स होते हैं कि लाइकवाइज, इन लाइकवाइज ऐसे होता है। अभी ना मैं एक्चुअली भूल रही हूँ, मैंने स्पेशली पेज पे कनेक्टर्स लिखे हुए थे कि सिमिलरली इन दिस, ऐसे सिमिलरली, लाइकवाइज, और एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस, ऐसे करके तुम अगर डालोगे ना, एक पीडीएफ है, आई विल शेयर, उसके अंदर काफी ये सब कनेक्टर्स तुम क्या, और सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे क्विक पीक इनटू पास्ट, इससे तुम्हें उस बंदे को समझ आ जाएगा कि तुम हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हो। फिर जैसे कोई इसमें आ जाएगा अदर साइड ऑफ द इशू में क्रैक्स इन दिस, तो उससे मतलब तुम्हें कि तुम उसके अदर साइड बता रहे हो। फिर यहाँ पे फिलिंग लाइट इन द क्रैक्स या फिलिंग द क्रैक्स, इससे फिलिंग द क्रैक्स से तुम्हें समझ आ गया कि तुम वे फॉरवर्ड बताने वाले हो। तो 3 सब हेडिंग्स जरूर लिखनी चाहिए। वो मैं जैसे ब्लैक इंट्रो ब्लैक पेन से लिखती थी, फिर 3 सब हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखती थी, और बीच में कोई कोट्स डालने, कोट्स भी मैं ब्लैक पेन से लिखती थी। कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव डालो कि इन दिस अमृत काल, जो भी वर्ड्स चल रहे हैं, अमृत काल में हम ये करेंगे। अपना पर्सपेक्टिव डालो कि ये मेरी तरफ से कैसे हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज क्या हेल्प करेगी, और फिर कंक्लूजन दो। एंड यू कैन आल्सो ऐड सम कोट। कबीर के दोहे यूज कर सकते हैं। कबीर के दोहे में कबीर एथिक्स से ऐसे में डाल देती कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो द टाइम इज नाउ, वी शुड डू इट नाउ। तो ऐसे करके तुम ऐसे के अंदर भी एंड में डाल सकते हो। एक वो था ना कि सन, इस बार था कि बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, तो उसमें मैंने एंड में डाला था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कबीर जी के दोहे ने ये बोला है कि वी शुड डू इट नाउ, द टाइम इज नाउ, अभी इंडिया को ग्रो करने का बेस्ट टाइम है। वैसे करके मैंने पॉजिटिवली कंक्लूड किया था। बाकी आई थिंक आदित्य भी ले रहा है लेक्चर्स, तो उसका ऐसे काफी स्ट्रांग है, तो ऐसे के लिए आप उससे भी थोड़ा गाइडेंस ले सकते हो। और एक मैम जैसे प्री और मेन के बीच का टाइम होता है, उसमें जैसे कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, वो भी करने होते हैं, फैक्ट भी ऐड करनी होती है, आंसर राइटिंग भी करनी होती है, मेंटल प्रेशर भी इसको भी, तो सबको कैसे मैनेज। सी ओवरवेलमिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है, बट ये सोचो कि सब उसी बोट में है, सबके लिए ही उतना ही मैटर है, तो हमसे जितना बेस्ट हो पाएगा हम वो करेंगे, और जितना हमें लगता है कि हमारे पास इसके लिए मैटर कम है तो उसके लिए प्रिपेयर कर लो। एक बैलेंस रखो, ऐसे नहीं कि हमें एक ही टॉपिक के लिए 10 पॉइंट्स याद कर लिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से करो कि एक इस टॉपिक के लिए 2 चीजें हैं, इनफ है, तो उस तरह से मूव ऑन करते रहो, और जो छूट गया छूट गया। कभी भी
एंड के लास्ट डे जब भी ऐसे लगेगा हमारा भी बहुत सिलेबस पड़ा है, दिस इज अ परपेचुअल फीलिंग। इंटरव्यू तक भी, रैंक के एक दिन आने तक भी हमें ये लगेगा कि यार अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो दिस इज अ परपेचुअल फीलिंग। सोचो कि सबके साथ यही फीलिंग है, तो बस उसको एटीट्यूड अच्छा रखो अपना कि जितना हमसे हो रहा है हम अपना बेस्ट देंगे बस। और जैसे चैनल्स या कुछ वेबसाइट या जो काफी अच्छा मटेरियल मिला हो और यार वो सबका अलग अलग है। जैसे ज्योग्राफी में पीएमएफ आईएएस के अच्छे होते हैं वो डायग्राम्स और कुछ कुछ मैटर, तो ज्योग्राफी के लिए मैं उसमें से देख लेती थी। बाकी तो मैं मोस्टली मेन 65 से करती थी। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं मैंने ऐसे कुछ किया। अब टॉपर ना महक जैन मैम के नोट्स हैं, तो मैंने उनके टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले लिए, फिर उसी में मैंने अपना कंपाइल करके अपना कर लिया। तो ऐसे से कुछ कुछ टॉपर नोट्स देख लो, टॉपर कॉपीज है, टॉपर कॉपी से कुछ कुछ मैटर उठाती थी मैं, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया हुआ है तो तुम्हें कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स कुछ डिफरेंट मिल जाता है। और लास्ट के महीने में तो ना अपने मैटर पे फोकस करो, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे तुम माइंड डिवेट होता है, तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा अच्छा लिख रहा है। बस ये बिलीफ रखो कि तुम अच्छा लिख रहे हो। सो आई थिंक अभी तो जितना मैंने बता पाई आई हैव टोल्ड। बाकी कुछ भी डाउट्स हुए तो आप मेरे उस पे टेलीग्राम चैनल या उस पे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। So I think that's it for the day. Thank you. All the best. Thank you.